देखते हैं शिक्षा। तो शिक्षा, हम जानते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति हर हमेशा सीखते रहता है, कुछ न कुछ सीखते रहता है और अपने अधिगम से अपने जीवन को बेहतर बनाता है। औपचारिक तरीके से भी सीखता है और अनौपचारिक तरीके से भी सीखता है। दोनों संस्थाएं व्यक्ति को सीखने में मदद करती है। यहाँ पर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा को देखने का प्रयास करते हैं और यदि शिक्षा का समाजशास्त्र को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण संस्था समाज में किस तरह काम करती है और शिक्षा के संगठन का क्या रोल होता है। शिक्षा के तमाम अभिकरण समाज पर कैसे प्रभाव डालते हैं और शिक्षा के औपचारिक संस्था के रूप में हम जानते हैं कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आते हैं। ये समाज पर कैसे प्रभाव डालते हैं और अनौपचारिक रूप से हमारा मित्र मंडली, हमारा समाज, हमारा परिवार किस तरह हमारी शिक्षा पर प्रभाव डालता है और हम लोग बेहतर बनते हैं। इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। बहुत के लिए विद्यालय जाना अनिवार्य है, लेकिन यह भी सच है कि हर कोई बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पाता था, जिसके कारण सरकार को भी लगा कि समाज की बेहतरी के लिए, आगे के भविष्य की बेहतरी के लिए सबसे पहले हर बच्चे की पहुंच विद्यालय तक होनी चाहिए, तभी हमारा समाज और राज्य अच्छा बन सकता है। आप देखते होंगे कि आज हर बच्चा स्कूल में है। इसका न केवल नारा है बल्कि संवैधानिक दृष्टि से यह अनिवार्य भी बना दिया गया है। और आप यह भी देखते हैं कि शिक्षा पाने का उद्देश्य ही होता है रोजगार पाना। लोग सोचते हैं यदि हम अच्छा शिक्षा पाएंगे तो यह हमें अच्छा रोजगार दिलाएगा, जिससे कि हमारा जीवन बेहतर होगा, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक दक्षताएं हमारी बढ़ेगी। और हर एक समाज में शिक्षा की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। और यह भी समझ लें कि पहले का समाज साधारण था, सरल था और आज का आधुनिक समाज को जटिल माना जाता है। और दोनों में अंतर यही है कि पहले अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक तरीके से बच्चे शिक्षा पाते थे, कुछ ग्रहण करते थे, श्रुति और स्मृति की परंपरा थी, देख कर सीखते थे, उसे बड़े बूढ़े ज्ञान देते थे, ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं करना वो नहीं करना। और लेकिन वहीं आज औपचारिक विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। आज की पारिवारिक सामाजिक संरचना भी ऐसी हो गई है कि बच्चे बड़ों के साथ क्रियाकलाप में शामिल नहीं हो पाते जो पहले होते थे। स्वाभाविक है, इसका विकल्प आपको विद्यालय ही देगा। फिर भी बहुत ऐसी प्रथाएं आप देखते होंगे कि लोग, बच्चे बड़े से बूढ़े से घर में सीखते हैं। और अभी का जो समाज है यह जटिल समाज का उदाहरण है। यहाँ पर आर्थिक युग है, श्रम का विभाजन हो रहा है और घर से कार्यों का विभाजन हो रहा है। लोग तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इस पर अधिक जोर दिया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षा की बात होती है और यहाँ दक्षता और निपुणता की बात होती है। समय के साथ तकनीक में परिवर्तन हो रहा है और ये तकनीक आपको बड़े बूढ़े नहीं दे सकते हैं। इसके लिए तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। आधुनिक परिस्थिति में विद्यालय आपको पहुंचना ही पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना ही पड़ेगा। और हम यह भी देखते हैं कि राज्य व्यवस्था, राष्ट्र का प्रतीक, जो राष्ट्रीय हमारी विचारधारा है, इन सब बातों की जानकारी अगली पीढ़ी तक अनौपचारिक रूप से सहजता से नहीं संभव है। इसलिए औपचारिक दृष्टि से भी शिक्षा देना अति आवश्यक हो जाता है। आज का जटिल समाज में सार्वभौमिक मूल्य की बात होती है, जो कि उसे
पारंपरिक सरल समाज से स्वतः अलग करती है। परिवार, नातेदार, जनजाति, जाति, धर्म पर आधारित विशिष्ट मूल्यों पर आधारित होती है। आधुनिक समय में एक मानक की शिक्षा दी जाती है। आपको जो चीजें सिखाई जाती है वही दूसरे बच्चों को भी सिखाई जाती है, वही अन्य विद्यालय में भी सिखाई जाती है। आप देखते होंगे कि एक ऐसा सिलेबस होता है, विद्यालय की रचना में एक रूपता होती है, मानकीकृत होती है और सार्वभौमिक मूल्य को बढ़ावा देने की बात होती है। इसके लिए आप देखते हैं कि विद्यालय में एक बच्चों को एक ऐसा यूनिफॉर्म दिया जाता है और एक ऐसा प्रार्थना, एक ऐसा सिलेबस से परीक्षा ली जाती है। इस तरह की बातें होती है जो कि अनौपचारिक शिक्षा में तो ऐसी बातें नहीं हो सकती थी। हर एक बच्चा घर में अगर रहेगा तो अपने अपने घर तक ही बात सिमट के रह जाएगा, वह समाज के अन्य पक्षों से अछूता रह जाता था। आपने समाजशास्त्री एमिल दुर्खाइम का नाम सुना होगा। वे कहते हैं हर एक समाज में एक समान विचार होता है, मनोभाव होता है, व्यवहार होता है। हर एक समाज की अलग अलग विशेषता होती है और यह समाज में रहती ही रहती है। इसके बगैर वो जीवित नहीं रह सकता है और इसको बच्चों को बिना भेदभाव के साथ दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी सामाजिक श्रेणी के हो। एक हर समाज की अपनी अपनी विशेषता होती है और वहां वर्गगत विविधता चाहे जिस रूप में हो, लेकिन समस्त बच्चों को वह चीज दी जानी चाहिए ताकि वह आगे संप्रेषण उसके आगे की पीढ़ी में। और शिक्षा बच्चे का विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए। वह समाज के जो मूल्य होते हैं उसे समाहित करने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। यह समझ लें कि दुर्खाइम को प्रकार्यवादी समाजशास्त्री के रूप में देखा जाता है। ये सामाजिक मानक की बात करते हैं और समाज की जो संरचना होती है वह नवीन रूप लेते रहती है, उसका नवीनीकरण करते रहती है। यह शिक्षा के माध्यम से इनकी बात करते हैं और इसी शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति और संप्रेषण का विकास होता है, इसे बढ़ावा मिलता है। और शैक्षणिक व्यवस्था में जो है व्यक्ति अपनी भावी भूमिका के लिए चयन और आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि होती है। व्यक्ति जो कुछ शिक्षा ग्रहण करता है उसे एक परिस्थिति पाती है। आप देखते होंगे पढ़ लिख कर कोई अच्छा सा पोस्ट धारण करता है, इससे उनकी एक अलग परिस्थिति बनती है और उस परिस्थिति के अनुरूप फिर उनका साधन होता है, उनकी भूमिका का निर्वाह वे करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिक्षा के असमान अवसर भी सामाजिक स्थिरीकरण का ही परिणाम है। इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि हम अपने सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालय जाते हैं। आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह बात अधिक देखी जाती है। एक वर्ग विशेष हो रहा है जिसके बच्चे किस विद्यालय में जाते हैं और यहाँ पर आप यह भी समझ लें, हम किसी भी प्रकार के विद्यालय में जाएं, हमें डिग्री उतनी ही मिलती है, विशेषाधिकार हमें उतने ही मिलते हैं और उस परीक्षा पास करने के बाद चाहे वो समाज हो या अन्य कहीं भी हो, हमारे लिए अवसर समान रूप में ही होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर यह तर्क देते हैं कि आज विद्यालय का वर्गीकरण हो गया है। कुछ संभ्रांत वर्ग के बच्चे एक अलग प्रकार के विद्यालय में जाते हैं और सामान्य तौर पर लोग अलग विद्यालय में जाते हैं। इससे जो विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालय में जाने वाले बच्चे होते हैं उसमें आत्मविश्वास आ जाता है और जो वंचित रह जाता है उसमें उसके विरुद्ध, उसके विपरीत भाव आ जाता है। लेकिन यहां पर साथ ही यह भी देख लें कि इनके साथ साथ ऐसी भी स्थिति होती है कि कुछ बच्चे विद्यालय बीच में ही जाना छोड़ देते हैं और कुछ विद्यालय जाते ही नहीं। और आप तरह तरह के समाज में बच्चे भी देखते हैं। आप यह भी देख सकते हैं, चाहे धान वगैरह काटने का समय हो तो वहां पर कुछ अनुसूचित जाति जनजाति का बच्चा आपको नहीं मिलेगा। अक्सर फसल वगैरह का जिस समय होता है तो उनके अभिभावक बाहर कार्य करते हैं और घर की जिम्मेवारी उस बच्चों को करना पड़ता है और इसका असर लड़कियों पर अधिक पड़ता है और जिस कारण वो विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा पाती है। हालांकि सरकार
ऐसा बहुत प्रयास कर रही है कि विद्यालय में बच्चे की पहुंच हो, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर समाज में आज भी देखी जाती है कि उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का असर उसके शिक्षण व्यवस्था पर पड़ता है और विभिन्न प्रकार के घरेलू और आमदनी वाले कार्य भी कुछ बच्चों को करना पड़ता है। कुछ बच्चे को जो है लकड़ी ढूंढना बेचना पड़ता है, गाय का सूखा गोबर वगैरह का काम करना पड़ता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि लिंग और जातिगत भेदभाव का असर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ती है। यह भी समझ लें कि कोई अच्छी नौकरी अगर किसी को मिलता है तो उसके लिए अनेक सामाजिक कारक भी जिम्मेदार होते हैं।